हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। बीते दिनों सरकार ने कुछ बड़ी कंपनियों जैसे कि रिलायंस या फिर कुछ अन्य कंपनियां जो ऑयल एंड गैस से संबंधित हैं उन पर एक कर लगाया था। अब उस कर को लेकर के ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो कर किस तरह से लगाया गया, क्या भारत ने ही लगाया या कुछ अन्य देशों ने भी लगाया। तो इसको लेकर के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने कुछ स्पष्टीकरण दिए हैं, जिस वजह से ये बात चर्चा में आ गई है। तो जो कर है उसको हम विंडफॉल टैक्स कह रहे हैं, और ये विंडफॉल टैक्स क्यों और कैसे और कब लगाया जाता है, क्या पहले कभी लगाया गया, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो जो टॉपिक है वह है केंद्र सरकार ने क्यों लगाया विंडफॉल टैक्स। तो ये विंडफॉल टैक्स क्या है और क्या केवल भारत ने ही लगाया है या कुछ अन्य देश इसके पहले भी इसका उपयोग कर चुके हैं, किन कंपनियों पर लगाया गया और कब लगाया जाता है। न्यूज आई है, व्हाट इज विंडफॉल टैक्स एंड व्हाई आर कंट्रीज imposing it on the energy sector right now। तो क्या है विंडफॉल टैक्स, तो और बाकी के अन्य जो देश हैं इसको इस वक्त ऊर्जा सेक्टर पर ही क्यों इस वक्त अप्लाई कर रहे हैं या फिर लगा रहे हैं। तो वर्तमान स्थिति को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, विंडफॉल टैक्स के बारे में जानेंगे, कैसे लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है और अब क्यों लगा रहे हैं। तीनों ही प्रश्न आज के सेशन में डिस्कस हो जाएंगे। देशों के क्या कदम है, कौन कौन सा देश इन करों को लगा रहा है, ऐसे कर लगाने में यदि कोई समस्या आती है तो क्यों आती है या किस तरह से आती है, क्यों लगाने चाहिए क्यों नहीं लगाने चाहिए, एक निष्कर्ष और एक प्रश्न। इसे आप प्रीलिम्स के लेवल पर सॉल्व करने का अभ्यास कर सकते हैं। तो यह जो विषय है जीएस पेपर 2 और 3 दोनों से ही जुड़ता है। जीएस पेपर 2 के अंतर्गत पॉलिसीज से रिलेटेड जो कर व्यवस्था है उससे संबंधित, इसके अलावा जीएस पेपर 3 के अंतर्गत जब हम जाएंगे तो टैक्सेशन से ही आगे बढ़ करके फिर किस तरह से रेवेन्यू कलेक्शन है उसका किस तरीके से इकोनॉमी में योगदान है, इन चीज़ों से जुड़ जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से भी एक सेक्शन के हिसाब से जोड़ सकते हैं कि विश्व पर किस तरह से जो कर है, विश्व में कर व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वह कैसे जुड़ती है, इस लिहाज से जोड़ सकते हैं। तो वर्तमान स्थिति से हम शुरू करें, जहां पर वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने विंडफॉल टैक्स की व्याख्या की है और व्याख्या करते हुए कुछ बातें बताई हैं। तो केंद्र सरकार ने क्या किया था कि 1 जुलाई को कच्चे तेल के उत्पादन पर विंडफॉल टैक्स लगा दिया था 23,250 रुपए प्रति टन। और कैसे लगाया था, अप्रत्याशित लाभ पर। तो कुछ कंपनियां हैं जो कच्चे तेल के उत्पादन से संबंधित हैं, आराम से समझिए। इन कंपनियों के द्वारा किए जाने वाले उत्पादन पर सरकार ने लगा दिया विंडफॉल टैक्स, एक तरीके से इनके द्वारा हासिल किए गए अप्रत्याशित लाभ पर 23,250 रुपए प्रति टन। उसको करते करते 4 बार संशोधित किया गया और जो नवीनतम संशोधन था वो 31 अगस्त का था, जिसमें 13,000 से बढ़कर इसको बढ़ा करके 13,300 रुपए प्रति टन कर दिया गया था। अब आपको लगेगा 13,000 कहाँ से आ गया, तो इसको घटाते हुए 13,000 तक लाए होंगे, फिर इसको बढ़ा दिया। अब इसी बात पर केंद्र सरकार की तरफ से वित्त मंत्री जी ने कुछ स्पष्टीकरण दिए, उनको देखें और समझें पूरी बात को। उन्होंने कहा कि कुछ तेल रिफाइनरियों के अभूतपूर्व लाभ पर लगाम लगाने के तरीके के रूप में विंडफॉल टैक्स की शुरुआत की गई है। इसके अलावा जो टैक्स है केंद्र सरकार ने केवल अपनी मर्जी से एक मनमाने तरीके से नहीं लगाया है, उसमें बाकी कंपनियों से भी बातचीत की गई है, उसके बाद ही लगाया गया है। इन्होंने एक जो बात कही, इन्होंने कहा कि घरेलू आपूर्ति को प्रभावित करते हुए जब वैश्विक कीमतें बढ़ रही थी वैश्विक बाजार में तेल और गैस की, उस वक्त जो ईंधन था, जो पेट्रोल डीजल था या हम कहें क्रूड ऑयल था, उसको रिफाइन करके इन कंपनियों ने बाहर निर्यात कर दिया और अपना लाभ कमाने के लिए इस व्यवस्था को अपनाया। देखिए आराम से इसको जब समझेंगे तो हमें ये बात समझ में आएगी। कोई भी व्यवस्था संचालित होती है मांग और आपूर्ति से, ठीक। कोविड जैसे दौर में, कोविड की बात करें तो जो वैश्विक स्तर पर सप्लाई थी उसमें मांग तो बनी रही लेकिन आपूर्ति प्रभावित हुई। अब जब ये आपूर्ति प्रभावित हुई, आपूर्ति घट गई, मांग उतनी ही बनी हुई है, तो आप जानते हैं क्या होगा, कीमतें बढ़ जाएंगी। ऐसा ही हुआ, कीमतें बढ़ गईं। उसके बाद रूस और यूक्रेन का आपने युद्ध देखा। इस युद्ध ने जो वैश्विक स्तर पर नेचुरल गैस वगैरह की सप्लाई थी, ऊर्जा की जो सप्लाई थी, उसको बाधित किया और इसकी वजह से भी आपूर्ति पक्ष प्रभावित हुआ और मांग बढ़ गई। इन स्थितियों के दौरान क्या किया जो भारत की कंपनियां थी कि इन्होंने जो अपने स्तर पर, घरेलू स्तर पर जो क्रूड ऑयल को रिफाइन करके ये निर्माण कर रहे थे, उसका इन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। जब इन्होंने निर्यात करना शुरू कर दिया
तो विश्व बाजार में तो कीमतें बढ़ी हुई थी, तो आपको पता है कि इनको क्या हुआ, इनको अतिरिक्त मुनाफा हुआ, बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ, ठीक। लेकिन इन्होंने जो निर्यात शुरू कर दिया, तो जो घरेलू स्तर पर मांग थी वो मांग बनी थी, लेकिन घरेलू स्तर पर फिर आपूर्ति प्रभावित हो गई। तो घरेलू स्तर पर मांग बढ़े होने की वजह से जो कीमतें थी वो फिर बढ़ गई। तो उसका जो बोझ आया वो किसके ऊपर आया, जो सामान्य उपभोक्ता थे उनके घरेलू बिल और बाकी चीजों के बिल बहुत ज्यादा बढ़ गए। इसकी वजह से सरकार ने अब विंडफॉल टैक्स को लगा दिया है, और यही विंडफॉल टैक्स फिर आपको, जब आप इसकी परिभाषा में समझेंगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। इसको क्या कहते हैं हिंदी में, अप्रत्याशित लाभ कर, यानी किसी बाहरी या अभूतपूर्व घटना से प्राप्त होने वाले मुनाफे पर कर। यानी इसमें किसी कंपनी द्वारा खुद के किए गए कोई नीतियां या विस्तार रणनीति शामिल नहीं होती। मान लीजिए रूस यूक्रेन संघर्ष अगर छिड़ गया, इसकी वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो गई, विश्व में कीमतें प्रभावित हो गई। अब इसका लाभ किसको मिला, उन कंपनियों को मिला जिन्होंने निर्यात को बढ़ा दिया और घरेलू स्तर पर जो मांग थी उसको दरकिनार कर दिया। इसका बोझ किस पर आया, उस देश के अंतर्गत रहने वाले लोगों के ऊपर। तो ये उस कंपनी के द्वारा किया गया कोई अतिरिक्त कार्य नहीं था, ये किसी बाहरी या भूतपूर्व घटना से प्रभावित हुई परिस्थितियां थी जिसका लाभ उस कंपनी ने उठाया। ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि हुई और इन्होंने ज्यादा से ज्यादा निर्यात करके लाभ उठाया। एक ऐसे लाभ जो फर्म को सक्रिय हस्तक्षेप के बिना प्राप्त हुए और निवेश रणनीति या व्यवसाय के विस्तार के बिना भी प्राप्त हुए। इन्होंने खुद से ऐसा कोई कार्य नहीं किया, इन्होंने निवेश कर दिया हो, व्यवसाय को बढ़ा दिया हो, कोई रणनीति बनाई हो, ठीक। इन्होंने केवल उस मौके का फायदा उठाया, सीधी सी बात यह है। तो इसी मौके के फायदे को फिर बदलने के लिए ये विंडफॉल टैक्स लगाए जाते हैं, ये समझें। तो यूएस की कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस इसको कैसे परिभाषित करती है, ये कहते हैं कि अनअर्जित या बिना किसी अतिरिक्त प्रयास या खर्च के आय में अप्रत्याशित लाभ जब होगा उसको हम कहेंगे अप्रत्याशित लाभ की स्थिति, और इस लाभ का फिर उपयोग सरकार अपने हित में भी करेगी। तो कैसे लगाया जाता है, इस सवाल पर आते हैं। तो कोई भी सरकार इस तरह के मुनाफे पर कर की सामान्य दरों के ऊपर एक मुश्त पूर्वव्यापी रूप से रेट्रोस्पेक्टिवली इस कर को लगा सकती है। सरकार क्या कहती है कि ठीक है, आपने भाई इतना सारा मुनाफा कमा लिया है, अब एक काम कीजिए कि आपका जो 100% मुनाफा है उस 100% में से जो भी लगाया, मान लीजिए 20% लगा दिया, तो 20% अब आप हमें दे दीजिए, एक मुश्त रकम और पूर्वव्यापी रूप से। यानी अगर कोई ये कहे कि हमने तो अब नहीं कमा रहे, पहले के 2-3 महीनों में कमाया था, तो पहले भी लगाया जा सकता है कि उस वक्त जो आपने कमाया वो अब दे दीजिए। इसका एक उदाहरण तेल बाजार में हमें दिखाई देता है, क्योंकि तेल बाजार में जो कीमतें हैं बहुत ज्यादा अप्रत्याशित रहती हैं, उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है इसमें, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां इनको प्रभावित करती हैं। तो कीमतों में उतार चढ़ाव से उद्योग के लिए अस्थिर या अनिश्चित लाभ बहुत ज्यादा प्राप्त होते हैं। इसलिए आज के समय जब हम देख रहे हैं तो तेल बाजार इन स्थितियों से प्रभावित है, और जो कर लगाए गए हैं इस पर ही लगाए गए हैं। अब क्यों लगाया जाता है, तो आपने जाना कि कंपनियों ने अपने निजी लाभ को बढ़ाने के लिए एक प्रक्रिया का लाभ उठाया, एक व्यवस्था का लाभ उठाया। सरकार क्या करेगी कि इस अप्रत्याशित लाभ का पुनर्वितरण कर देगी कि विश्व में या फिर देशों के अंतर्गत जो व्यवस्था है उसमें समान रूप से संसाधनों का वितरण होता रहे, एक लोक कल्याणकारी राज्य की भूमिका के रूप में। तो उपभोक्ताओं के खर्च पर चूंकि उत्पादकों को लाभ हुआ है, तो जो पैसा कंपनियों के पास अतिरिक्त रूप से आ गया था उस लाभ को सरकार ने ले लिया और वापस से जनता की भलाई से जुड़े कार्यों में या लोक कल्याणकारी कार्यों में खर्च कर दिया। ये सरकार की ड्यूटी होनी चाहिए। तो सामाजिक कल्याण योजनाओं के वित्त पोषण के लिए सरकार के लिए एक पूरक राजस्व के रूप में भी इसको खर्च किया जा सकता है। या फिर इसमें देखें तो पहला तो ये कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं विंडफॉल टैक्स लगाने के। पहला, अगर आपको 4 पॉइंट में लिखना हो तो पहला कि सरकार के जो रेवेन्यूज है, जो राजस्व है, उसमें वृद्धि हो सकती है। दूसरा, प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज एंड अदर बेनिफिट्स टू द सिटीजन्स। तो जो नागरिक हैं, नागरिकों को कुछ अन्य तरह की सुविधाएं दी जा सकती हैं। मान लीजिए कुछ नागरिकों के ऊपर बहुत ज़्यादा करों का बोझ बना हुआ है, उनके बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तब उस स्थिति में चाहे तो बिजली के बिलों में सब्सिडी दी जा सकती है। विंडफॉल गेन्स कैन रीपे इंटरेस्ट बेयरिंग कंज्यूमर, वही वाली बात आ गई। इन्वेस्ट द विंडफॉल प्रोसीड्स इन गोल्ड डिपॉजिट, यानी सरकार चाहे तो स्वर्ण में भी इसको खर्च कर सकती है या स्वर्ण के रूप में इसको जमा कर सकती है। अब एक सवाल की वही वाली बात क्यों लगाया जाता है, तो इसका एक उदाहरण हमें 1980 के अंतर्गत दिखाई देगा। जब 1980 में
अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने एक स्थिति को देखा, उसके बाद उन्होंने ऐसा एक कर लगाया। उन्होंने देश के तेल उद्योग पर क्रूड ऑयल विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स की शुरुआत की, क्योंकि उन्होंने 1979 और 1981 के बीच में तेल की कीमतों पर नियंत्रण कम कर दिया था। उसके बाद सरकार का यह अनुमान था कि तेल की कीमतों पर जब नियंत्रण कम किया है तो जो कंपनियां हैं वो अपने हिसाब से अब काम करना शुरू कर देंगी और विपरीत परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए वो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कमा लेंगी। तो तेल कंपनियों के भारी मुनाफे का अनुमान था, लगभग 400 अरब डॉलर से अधिक के राजस्व का अनुमान लगाया गया था। तो सरकार का मानना यह था कि इस व्यवस्था से, किससे, क्रूड ऑयल विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स से राजस्व का अधिक हिस्सा वो वसूल कर पाएंगे, यानी जो कंपनियां अतिरिक्त लाभ उठा रही हैं उसको वापस से सरकार के खजाने में ले आएंगे। अभी इस बार का अगर हम 2021 का क्वार्टर 2 उसकी तुलना 2022 के क्वार्टर 2 से करें तो हमें यहाँ पर कुछ कंपनियों के राजस्व की प्राप्ति दिखाई देगी। यहाँ पर शेल, एक्सॉन मोबिल, टोटल एनर्जीज, बीपी, शेवरॉन कॉर्प और सऊदी अरामको का डेटा दिया हुआ है। तो 2021 के क्वार्टर 2 के दौरान इनका जो प्रॉफिट था, जो इन्होंने कमाया था, वो लगभग 5 बिलियन डॉलर्स, बिलियन यूएस डॉलर, जो सभी फिगर हैं यहाँ पर आपको जो 5, 10, 15, 20 दिख रहे हैं, ये बिलियन यूएस डॉलर में दिए हुए हैं। उसके बाद इन्होंने क्वार्टर 2 में इसको लगभग 10 से 12 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंचा लिया। यहाँ पर आप देखेंगे एक्सॉन मोबिल का जो है वो पहले लगभग 5 या 5 से कुछ कम ही था, वो तो इनका अब तक का सर्वोच्च रिकॉर्ड इन्होंने प्राप्त कर लिया और लगभग 17 के आसपास ये पहुंच गए, 17 बिलियन डॉलर। तो इस तरह अलग अलग कंपनियों का जब आप देखेंगे तो क्वार्टर 2 में 2021 के दौरान 45.09 बिलियन डॉलर जो इनका राजस्व था वो अब कितना हो गया, 107 बिलियन डॉलर। क्वार्टर 2 2022 में कितना ज्यादा बढ़ गया, 2 गुने से ज्यादा बढ़ गया। तो ये तो अनावश्यक प्राप्ति, इसको एक तरीके से सरकार देख रही है कि आपको तो ये प्राप्ति होनी ही नहीं चाहिए थी, इस वजह से अब आप हमको ये जो पैसा वापस बढ़ा हुआ है ये दे दीजिए। अब एक सवाल ये है कि जो कर है वो अब क्यों लगाया जा रहा है, ये भी सवाल है। तो चालू वित्त वर्ष की पहली 2 तिमाहियों में तेल, गैस और कोयले की कीमतों में तेजी से वृद्धि देखी गई है, और न केवल इस चालू वित्तीय वर्ष में बल्कि जो पिछला वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा था उसके कुछ अंतिम दौर में भी ऐसी वृद्धि देखी गई थी। हालांकि अब इसमें कुछ गिरावट आई है। तो आईएमएफ ने अगस्त में एक पेपर रिलीज किया था, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने, उन्होंने कुछ बातें क्लियर की कि कोविड-19 के बाद जब आर्थिक सुधार हो रहा था उस दौरान ऊर्जा की मांग और आपूर्ति के बीच में बड़ा अंतर देखा गया था। जैसा कि हमने शुरुआत में ही डिस्कस किया कि मांग और आपूर्ति में जब भी अंतर आएगा कीमतों पर उसका सीधा सीधा फर्क पड़ेगा। ठीक, इस अंतर को रूस और यूक्रेन युद्ध ने और ज्यादा बड़ा कर दिया। मांग के मुकाबले आपूर्ति को क्या किया, घटा दिया। ठीक, 2 ही तरीके होते हैं कीमत बढ़ाने के, या तो आपूर्ति घट जाए मांग के सापेक्ष, या तो आपूर्ति के सापेक्ष मांग बढ़ जाए। ठीक, ये स्थितियां हो सकती हैं। या तो फिर अगर कीमतें आप विपरीत रूप से प्रभावित देखना, या तो फिर आपूर्ति जितनी मांग घट जाए कीमतें गिर जाएंगी। ठीक, या तो फिर मांग स्थिर रहे आपूर्ति बढ़ जाए तब कीमतें घट जाएंगी। तो दोनों इस तरीके से चलता है पूरा व्यापार का सिस्टम, आप जानते हैं। तो यूक्रेन और रूस युद्ध की वजह से ऐसा हुआ। ठीक, तो ऊर्जा की मांग में वृद्धि हुई और आपूर्ति प्रभावित हुई, इस वजह से वैश्विक कीमतों में भी वृद्धि हो गई। इसलिए अब कई देश ऐसा कर रहे हैं। इसके अलावा ऊर्जा कंपनियां जो हैं उन्होंने भारी और रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा कमाया है। बड़ी और छोटी अर्थव्यवस्थाओं में बढ़े हुए गैस और बिजली के घरेलू बिलों का जो प्रभाव है वो उपभोक्ताओं पर पड़ा है। तो इनडायरेक्टली कहा जाए कि जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं वो गरीब देशों या फिर मध्यम या गैर विकसित अर्थव्यवस्थाओं के या अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं के रहने वाले लोग ही प्रभावित हुए हैं। तो कंपनियों को बाहरी परिवर्तन से लाभ की प्राप्ति हुई है और विश्लेषकों ने इसे फिर अप्रत्याशित लाभ कहा है। ठीक, इसी में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस की भी प्रतिक्रिया आई थी। उन्होंने पिछले महीने ये बात कही थी कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान जो रिकॉर्ड मुनाफा हुआ है उसको कमाने के लिए उन्होंने कहा विचित्र लालच जो कंपनियां दिखा रही हैं उसकी आलोचना की, इसे अनैतिक कहा और अत्यधिक मुनाफे पर कर लगाने का आग्रह किया और कहा सरकारों से कि आप जो कर लगा करके राजस्व की प्राप्ति करेंगे उससे उन गरीब और वल्नरेबल लोगों को आप कंपनसेट कर दीजिए। तो ये वजह है कि अब इस तरह के कर आपको लगते हुए दिख रहे हैं। कौन कौन से देशों ने किस किस तरीके से कर लगाए हैं,
इसमें OECD यानी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की भी जो सिफारिश थी वो भी इसी तरह से थी। यूके के जो पूर्व चांसलर रहे हैं ऋषि सुनक, उनका भी प्रस्ताव इससे संबंधित था। उन्होंने क्या कहा था कि ब्रिटिश उत्तरी सागर में तेल और गैस उत्पादकों पर 25% का विंडफॉल टैक्स लगाया जाए, और उसको मान भी लिया गया। इसको उन्होंने कहा एनर्जी प्रॉफिट लेवी, यानी बढ़ते ऊर्जा बिलों से जूझ रहे ब्रिटेन के लोगों की इससे मदद हो सकेगी, ये इसका मकसद था। ऐसा उन्होंने किया भी था। उसके बाद से कुछ रेवेन्यू वापस आया। भारत का मामला अगर हम देखें तो भारत का मामला आपको थोड़ा सा यूरोप से अलग दिखेगा। भारत द्वारा घरेलू कच्चे तेल उत्पादकों पर अप्रत्याशित कर की घोषणा जुलाई में की गई थी। डीजल, पेट्रोल और एयर टरबाइन फ्यूल, जिसे ATF कहते हैं, यानी वायु टरबाइन ईंधन के निर्यात पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क भी लगाया गया। हमने शुरुआत में इसकी चर्चा की थी ना कि जो भारत की कंपनियां थी वो क्या कर रही थी, निर्यात करना शुरू कर दिया था। तो भारत का मामला चूंकि यूरोप से क्यों अलग है, क्योंकि भारत में रियायती रूसी तेल का आयात चल रहा है। हमने देखा कि विश्व में रूस के द्वारा जो दिया जाने वाला तेल है वो कई सारे, अगर यूरोपीय देशों के हिसाब से देखें तो वहां पर रूस का जो निर्यात है वो बाधित हो चुका है। ठीक, कई सारी व्यवस्थाओं में कई सारे देशों ने रूस से आयात करने से मना कर दिया है, कई देशों ने प्रतिबंध लगा दिए हैं। ठीक, लेकिन भारत में ये जो आयात है ये चलता रहा और रूस से आने वाला कच्चा तेल हमें प्राप्त होता रहा, और वो भी रियायती कीमतों पर। इसमें दो कंपनियों के नाम आते हैं प्रमुख रूप से, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और नायरा एनर्जी। तो नायरा एनर्जी को एक तरीके से रूस की एक बड़ी कंपनी द्वारा समर्थन प्राप्त है। इन दोनों कंपनियों ने क्या किया कि रियायती रूसी तेल से बने ईंधन का बड़ी मात्रा में निर्यात किया और ऐसे दौर में प्रॉफिट कमाने की कोशिश की, जिससे भारत का घरेलू बाजार प्रभावित हुआ। और शुरू से हमने इस पर चर्चा की कि उपभोक्ताओं पर इसका प्रभाव पड़ा। इस वजह से भारत में ऐसा मामला देखने को आपको मिला कि भारत ने इस तरह का जो टैक्स है वो इम्पोज किया। जर्मनी ने इसी तरह का एक टैक्स लगाया था, उन्होंने कहा था कोइंसिडेंस टैक्स। इटली ने लगाया था ऊर्जा कंपनियों पर 25% का एक मुश्त कर। स्पेन ने भी बिजली कंपनियों पर एक अस्थायी विंडफॉल कर लगाया था। रोमानिया ने भी ऐसा ही किया था, अतिरिक्त राजस्व पर 80% विंडफॉल कर की शुरुआत की थी। ठीक, यह हमें कुछ उदाहरण देखने को मिले। अब एक सवाल खड़ा होगा कि इतने सारे देश ऐसा कर रहे हैं तो इसमें क्या कोई समस्या भी आ सकती है, या फिर व्यवस्था एकदम क्लियर है, एकदम साफ है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो पहली बात यह है कि किसी भी कर व्यवस्था में किसी भी तरह का कर लगाया जा रहा हो, ये एक सामान्य सा कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी में कि कर व्यवस्था में जितनी निश्चितता और स्थिरता होगी उतना ही निवेशक उससे प्रभावित होगा सकारात्मक रूप से, और उन क्षेत्रों में निवेश करने के लिए आगे आएगा, क्योंकि जो निवेशक है उसको इसके बारे में पता होगा कि किस देश में हमें कितना कर देना होगा। और चूंकि व्यवस्था निश्चित है, पूर्व निर्धारित है, इसलिए उसको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक, तो निवेश करने को लेकर जो निवेशक है आश्वस्त होगा। अब इसका उल्टा कर दीजिए। ठीक, मान लीजिए विंडफॉल टैक्स को हम एक ऐसी स्थिति के रूप में ले लें जो बीच बीच में पता नहीं कब सरकार लगा देगी, खासकर ऐसे समय में जब कोई कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रही हो। तो विंडफॉल टैक्स पूर्वव्यापी रूप से भी लगा दिया जाता है, यानी कि आपने जो पहले कमाया है वो भी दे दीजिए। अप्रत्याशित घटनाओं से चूंकि प्रभावित होता है, अप्रत्याशित घटनाएं जैसे वैश्विक स्तर पर कोई भी गतिविधि घटित हुई या फिर कोई महामारी आ गई जिसकी वजह से कीमतों में उतार चढ़ाव हुआ, इसमें कंपनी का डायरेक्टली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। ठीक, तो भविष्य के करों के बारे में बाजार में अनिश्चितता आ जाती है, जो निवेशक है वो इससे घबराने लगता है। और कई जगहों पर जहां पर इस तरह की प्रतिक्रिया बार बार देखने को मिलती है सरकार की तरफ से, तो वहां पर उन देशों में ऐसे निवेश बाधित होने लगते हैं। इसके अलावा दूसरी क्या इसमें ड्रॉबैक हो सकता है? पहला ये, किस तरह के कर लोक लुभावन प्रक्रिया के रूप में देखने को मिलते हैं कि सरकार ने दिखाया, जो लोग हैं, जो उनकी जनता है, कि देखिए हम बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उन पर किस तरह से कर लगा रहे हैं, उनको हम खुली छूट नहीं दे रहे। जैसे कई बार सरकारों पर आरोप ये लगते हैं कि वे अपने कारोबारी मित्रों को अतिरिक्त लाभ देने की कोशिश करते हैं, आप सब जान रहे होंगे इस बारे में। ठीक, तो ऐसी व्यवस्था में सरकार को अपनी छवि सुधारने में भी मदद मिलती है। दूसरा, अल्पावधि में राजनीतिक रूप से ये जो प्रक्रिया है प्रभावित हो सकती है, राजनीतिक लाभ लेने के लिए भी ऐसी स्थिति बनाई जा सकती है। तो इससे क्या होगा, भविष्य में निवेश में कमी आएगी। दूसरा, वास्तविक विंडफॉल लाभ निर्धारण में भी समस्या है, यानी कि आप ये बात कैसे कहेंगे कि किसी कंपनी ने कितना लाभ अर्जित कर लिया कि आपने उसको फिर विंडफॉल लाभ के रूप में देखना शुरू कर दिया, आपने उसको विंडफॉल प्रॉफिट कह दिया। क्या उसकी कोई सीमा निर्धारित है कि आप कहेंगे कि इतने लाभ पर फिर इतना विंडफॉल आपका प्रॉफिट माना जाएगा और फिर आप पर टैक्स लगाएंगे? दूसरा, कि किस स्तर की कंपनी पर लगाया जाएगा, क्या सिर्फ कुछ बड़ी ही कंपनियां होंगी? बड़ी कंपनियां होंगी तो क्या कितनी बड़ी कंपनियों को आप मानेंगे, क्या छोटी कंपनी पर भी लगाया जा सकता है? ठीक,
इसके अलावा कई सारी जो कंपनियों पर इसके पहले ऐसा कोई कर लगाया गया था तो उन्होंने इसका भुगतान भी नहीं किया। तो ये भी एक बड़ी समस्या है कि कंपनियां इस पर इस तरह का कई बार भुगतान भी नहीं करती। तो ये कुछ बड़ी समस्याओं के रूप में सामने आता है। निष्कर्ष क्या हो सकता है? तो निष्कर्ष पहली बात तो यही है कि पूरी इस प्रक्रिया को हमने समझ लिया शुरुआत से कि क्यों लगाया गया, कैसे लगाया गया, कब लगाया गया, लेकिन अंत जब हम इसका समअप करेंगे, उत्तर के रूप में भी अगर हम इसको पूरा करेंगे तो हमें उस प्रक्रियागत व्यवस्था में जो खामी है उसको आइडेंटिफाई करना होगा। यानी जो लास्ट में हमने डिस्कस किया कि किसी निवेशक को कब परेशानी आ सकती है। कर व्यवस्था एकदम ठीक बात है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में आपको दोनों पक्षों को समझना है। पहला ये एक कंपनी का पक्ष जिसने कोई कार्य किया, लाभ कमाया। दूसरी बात सरकार का पक्ष की सरकार का कहना है कि आपने अतिरिक्त लाभ कमा लिया, उसको वापस से उस पैसे को हमें अर्थव्यवस्था में डालना है, और हम कहें एक तरीके से जो उपभोक्ता थे जिनको अतिरिक्त उसका भार पड़ा उन तक पहुंचाना है, उनको कुछ रियायत देनी है, लाभ देने हैं। तो ये पूरी व्यवस्था को एक नीतिगत निर्णय के अंतर्गत लाना होगा और इसके लिए पूर्व निर्धारित मानदंड बनाए जाएं तो बेहतर होगा। ऐसे ही कुछ सुझाव भी IMF की तरफ से आए हैं। यानी कि आप एक ढांचा क्लियर कर दीजिए, उसमें ये बात निश्चित रूप से लिख दीजिए कि इतने से अधिक अगर प्रॉफिट होता है तो उसको फिर इस विंडफॉल जैसे कर की व्यवस्था के अंतर्गत लाया जाएगा। ऐसे में आने वाले समय में कोई भी ऐसा कर लगाया जा सकता है, इससे निवेशक को भी कोई दिक्कत नहीं होगी और कंपनियों को भी दिक्कत नहीं होगी। प्लस अगर ऐसा अतिरिक्त लाभ कोई कंपनी कमाती है तो फिर कर के रूप में वो राजस्व सरकार को वापस मिल जाएगा और फिर से उसको अर्थव्यवस्था में उन उपभोक्ताओं के लिए खर्च किया जा सकता है या फिर जनता के लिए कल्याणकारी योजनाओं में उसको खर्च किया जा सकता है। ठीक है, तो अब सवाल क्या है आज का? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विंडफॉल कर ऐसे कर होते हैं जिसे किसी देश की सरकार द्वारा अप्रत्याशित लाभ की स्थिति में किसी कंपनी पर लगाया जाता है, पहला। दूसरा स्टेटमेंट, ये कर पूर्वव्यापी यानी रेट्रोस्पेक्टिवली आधार पर नहीं लगाए जा सकते। आपको बताना है कि उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से इस सवाल का जवाब दीजिए। हमें बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। आने वाले समय में हम कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ यूं ही आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, शुक्रिया।